नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश आवर ईटी नाउ स्वदेश पे। मैं हूं अजय शर्मा। आज का टॉपिक मार्केट्स और मैक्रो लेके है, तो हमने सोचा कि ऐसे दो शख्स को अपने कॉन्वर्सेशन में शामिल करें जो दिन रात मार्केट्स और मैक्रो को एनालाइज करते हैं। आशु भार्गव, सीनियर फंड मैनेजर, निपॉन एसेट मैनेजमेंट, और डीके जोशी, डॉक्टर डीके जोशी हमारे साथ क्रिस्टल से जुड़ रहे हैं। मैक्रो डेटा बहुत सारा आया है और लास्ट कुछ महीनों में मार्केट के माइंड पे जो चिंताएं हैं वो भी मैक्रो को लेकर ही हैं। तो ये बिल्कुल जायज़ है कि हम इसे एनालाइज करें। क्या कुछ मैक्रो वरीज ठीक होती हुई नज़र आ रही हैं? बाजार कैसे इस डेटा पॉइंट्स को एनालाइज कर रहा है? आशु, मैं आपसे स्टार्ट करना चाहूँगा। जीडीपी का डेटा आया, कोर सेक्टर का डेटा आया। कोर सेक्टर का डेटा तो 6-7 महीने के हाईएस्ट लेवल पे आ चुका है। और जीडीपी का भी अगर हम डेटा पे नज़र डालें, अगर हम इसको थोड़ा सा डिस्काउंट भी कर दें, तो भी इंडिया का जो जीडीपी है वो बहुत सारे देशों से काफ़ी स्ट्रांग नज़र आ रहा है। और इवन फोरकास्ट भी, जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एडजस्टेड फोरकास्ट है स्लो डाउन के चलते, उसमें भी भारत एक ऐसा देश नज़र आ रहा है जहां ग्रोथ काफ़ी अच्छी होगी। आपकी क्या रिएक्शन है? एक मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से बाजार इसे कैसे रीड करता है? तो डेफिनेटली डेटा काफी अच्छा है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज इंडिया का जो डोमेस्टिक डिमांड है वो काफी दूसरे देशों से रिलेटिवली बहुत बेटर है। इनफैक्ट जो भी ग्रोथ डिफरेंशियल इंडिया का बाकी देशों से है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से है, वो शायद बहुत ज्यादा होगा और रिकॉर्ड लेवल पे होगा। इस जीडीपी डेटा में जो चीज निकल के आई है, अभी तक हमने देखा कि एक्सपोर्ट्स, मैन्युफैक्चरिंग, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ये सब ड्राइवर थे। बट क्लियरली इसमें हमको रोटेशन विद इन इकोनॉमिक डेटा हमको क्लियरली दिख रहा है। और सर्विसेज सेक्टर और प्राइवेट केपेक्स, ये दो सेगमेंट हैं जो यहाँ से ग्रोथ इंजन बनते हुए दिख रहे हैं। और मार्केट के पर्सपेक्टिव से भी सिमिलर रोटेशन हम मार्केट में भी देख रहे हैं, जहां जिन सेक्टर्स ने इकोनॉमी को या अर्निंग्स को पिछले 1.5-2 सालों में आगे लेके गई थी, वहां अब रोटेशन दिख रहा है। और जैसा मैंने बोला, सर्विसेज सेक्टर, ऑटो सेक्टर और काफी सारे जो रीओपनिंग प्लेज हैं, डोमेस्टिक डिमांड ओरिएंटेड प्लेज हैं, वहां पे सेक्टोरल लीडरशिप शिफ्ट होते दिख रही है। तो काफी कन्वर्जेंस है जीडीपी डिटेल में और जैसा कि मार्केट रोटेट कर रहे हैं। जी डॉक्टर जोशी, एक और डेटा पॉइंट आया, वो है क्रेडिट ग्रोथ का। जो बैंकिंग सेक्टर की क्रेडिट ग्रोथ है, जो एक तरह से बैकबोन होती है पूरे सेक्टर की। इनफैक्ट अर्निंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमने देखा फोर्थ क्वार्टर के जो बैंक्स के, प्राइवेट बैंक्स पकड़ लीजिए, 4-5 बड़े प्राइवेट बैंक्स, पीएसयू बैंक्स, क्रेडिट ग्रोथ, लोन ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो रही है, एडवांसेस में ग्रोथ अच्छी है, प्रोविजनिंग नीचे आ रही है। और जो सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम का क्रेडिट ग्रोथ है, वो भी कई साल के हाईएस्ट लेवल पे आ गया, 8.1%। ये क्या दर्शा रहा है आपके हिसाब से? क्या धीरे धीरे वाकई में इकोनॉमी की जो पूरी अर्थव्यवस्था की जो मोमेंटम है वो वापस आ रही है? देखिए, 2-3 रीजंस हैं। पहली बात तो यह है कि नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ बहुत फास्ट ग्रो कर रहा है। उस हिसाब से अगर आप देखें तो क्रेडिट ग्रोथ उतनी ज्यादा तेज नहीं दिखाई देती एज अ परसेंटेज ऑफ नॉमिनल जीडीपी। दूसरा यह है कि बेस बहुत कमजोर था, तो क्योंकि इकोनॉमी रिबाउंड कर रही है और खासकर अप्रैल और मई के महीने में ग्रोथ अच्छी देखी गई है, तो इस वजह से क्रेडिट का ऊपर उठना स्वाभाविक है और ये सिलसिला जारी रहेगा इस साल। क्रेडिट ग्रोथ नॉर्मलाइज होती हुई दिखाई दे रही है। आशु, आप कुछ टिप्पणी कर रहे थे क्रेडिट ग्रोथ पे, बैंकिंग सेक्टर की क्रेडिट ग्रोथ की, और उसके लाइट में ये भी देखिए कि बैंक स्टॉक्स, ये सेक्टर बहुत अंडर परफॉर्म किया है। हाँ जी, तो क्लियरली अगर आप अर्निंग कंट्रीब्यूशन देखें अगले 1-2 साल का कंसेंसस का, बैंक्स इसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और तीनों जो ड्राइवर होते हैं किसी भी बैंकिंग सेक्टर को, जो हम एनालाइज करते हैं, क्रेडिट ग्रोथ, मार्जिन्स और एसेट क्वालिटी, या जिसको हम क्रेडिट कॉस्ट बोलते हैं, इस हाई ग्रोथ हाई इन्फ्लेशन एनवायरनमेंट में ये तीनों फैक्टर्स बैंक्स के फेवर में। और एक जो बात मैं हमेशा से बोलता आया हूं, इंडिया में माइक्रो स्टोरी इज बेटर देन मैक्रो स्टोरी। इसका मतलब ये कि काफी सेक्टर्स में जहां हमने कंसोलिडेशन देखा, बैंक्स उसमें से एक सेक्टर है, वहां पे प्राइसिंग पावर हमको क्लियरली दिख रही है। तो बैंक्स की प्रॉफिटेबिलिटी पे विजिबिलिटी और कॉन्फिडेंस हमारा काफी हाई है। ऑलराइट, डॉक्टर जोशी, अब ये बताइए कि जो ग्लोबल सेटअप है इस समय,
और हम इस समय यही बात करें कि बहुत सारी चीज़ें रिफॉर्म्स की वजह से भी हुई। हमारे एक्सपोर्ट्स पहले केवल हद तक कॉन्सेंट्रेटेड थे, आईटी, फार्मा, अब केमिकल्स एक्सपोर्ट बूम कर रहे हैं, टेक्सटाइल, अदर प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ज़ोर से वापस आ गया है। और ये कोइंसाइड हो रहा है करंट गवर्नमेंट का, जिन्होंने ये एक्सपोर्ट्स, पीएलआई, उन सबको बूस्ट करने के लिए स्टेप्स लिए हैं, उनका 8 साल फिनिश भी हो रहा है। तो इसमें कैसा कैटलिस्ट आपने देखा रिफॉर्म्स का, जिस समय हम जिस समय खड़े हैं अपने इकोनॉमिक फैक्टर्स को लेके, उसमें रिफॉर्म्स का कैसा योगदान देख रहे हैं आप? देखिए, रिफॉर्म्स का एक योगदान तो आपको गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में दिखाई दे रहा है, क्योंकि इकोनॉमी फॉर्मलाइज हुई और शुरू शुरू में काफी दिक्कतें आई, पर अब धीरे धीरे इसके जो बेनिफिट्स हैं, पॉजिटिव साइड है, वो बड़ी क्लियरली नजर आ रही है। दूसरा, जहां तक एक्सपोर्ट्स का सवाल है जिसकी आपने अभी बात की, हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो जनरली ग्लोबल जो ग्रोथ है उसको बहुत बहुत रिस्पॉन्सिव है उसके लिए। तो जब ग्लोबल ग्रोथ ऊपर जाती है, जैसा कि पिछले साल गई, तो एक्सपोर्ट्स भी ऊपर गए। ये तो एक नॉर्मल ट्रेंड है। इसके साथ साथ कुछ एफर्ट्स गवर्नमेंट भी कर रही है, उनका नतीजा आगे चलते हुए वक्त पे दिखाई देगा, पीएलआई स्कीम वगैरह के थ्रू जो एक्सपोर्ट को प्रमोशन मिलेगी। अभी हमें जो बेनिफिट मिल रहा है वो ये है कि कुछ जो चाइना +1 पॉलिसी के तहत कुछ देश अपना जो प्रोडक्शन बेस सोर्सेज हैं उनको डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, और उसका बेनिफिट हमें भी मिल रहा है। खासकर टेक्सटाइल्स में अगर आप देखें तो स्थिति काफी इस साल अच्छी रही है। तो कुछ चेंजेस हमने ट्रेड में अवश्य देखे, पर ओवरऑल स्टोरी अभी भी वही है कि जो हमारी एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस है वो ग्लोबल बूम के साथ लिंक्ड है। और इस साल जब ग्लोबल ग्रोथ नीचे आ रही है तो वो कैसे एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस करेंगे, ये इस बात का टेस्ट होगा कि वाकई क्या हमारी रेजिलियंस एक्सपोर्ट्स की बढ़ गई है कि नहीं। अभी तक पिछले कई सालों से तो हमने यही देखा है कि एक्सपोर्ट्स जब ग्लोबल ग्रोथ नीचे आती है तो एक्सपोर्ट्स भी उसके साथ नीचे आ जाते हैं। तो इस बारी थोड़ा सा सिनेरियो अलग है, एक तो ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के कारण, और दूसरा इसलिए भी कि थोड़ा एफर्ट किया जा रहा है एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए। कुछ एरियाज में उसका नतीजा दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, ये बिल्कुल बहुत अपनी अच्छी बात बोली कि हमारा परफॉर्मेंस एक्सपोर्ट वाला जो है वो बहुत लिंक्ड है ग्लोबल ग्रोथ से। और आप सब ने देखा ही होगा कि ग्लोबल ग्रोथ के एस्टिमेट्स को स्केल बैक और ट्रिम किया गया है। आशु, मैं आपके पास आता हूँ वापस, क्योंकि हम कोर ग्रोथ के, कोर इंडस्ट्रीज के अगर हम इंटरनल्स को देखें, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, रिफाइनिंग में बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ हो रही है, क्योंकि रिफाइनिंग काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी, रशियन क्रूड जो यूरोप जा रहा था वो अब वाया एशिया जा रहा है। इसके अगर कंपोनेंट्स को देखें आप, तो यूटिलिटी स्टॉक्स को देखें, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही, रिफाइनिंग स्टॉक्स ही बहुत अच्छी रही, कंस्ट्रक्शन वाले बोल रहे हैं ऑर्डर बुक्स बढ़ रही हैं। ज़रा इसके बारे में अगर आप थोड़ा सा बताएं बाजार के नज़रिए से, क्या ये सस्टेनेबल दिख रहा है? देखिए, हाई नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ एनवायरनमेंट, जहां पिछले साल FY22 में रफली 20% ग्रोथ देखी, FY23 में एक कंसेंसस एस्टिमेट है 15% प्लस ग्रोथ का। प्राइवेट सेक्टर बैलेंस शीट्स अच्छी हैं, बैंक्स बैलेंस शीट अच्छी हैं, और सबसे बड़ी बात है, एक रिक्वायरमेंट है, केपेक्स की रिक्वायरमेंट है कमोडिटी साइड पे और इंडस्ट्रियल साइड पे। वो सबसे बड़ा एक कंसर्न है, सप्लाई सबसे बड़ा कंसर्न है। डेफिनेटली ये सब जो फैक्टर्स हैं वो एक केपेक्स एज ए सेगमेंट उसको एक लीडरशिप के रोल में आगे लाके खड़ा करते हैं। तो डेफिनेटली कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर्स जितने भी हैं, एसेट ओनर सेक्टर जितने भी हैं, इस पॉइंट ऑफ साइकिल में जहां इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन हाई है, पर साथ में ग्रोथ भी है और रिक्वायरमेंट भी है, आई थिंक क्लियरली बोथ फ्रॉम अर्निंग एज वेल एज फ्रॉम इन्वेस्टर प्रेफरेंस पर्सपेक्टिव, ये सेक्टर शायद आने वाले समय में अच्छा करते रहेंगे। जी, आपने कैपेक्स की बात की, मैं कुछ डेटा टेबल पे लाता हूँ। लास्ट 15 दिन में एग्जाम्पल के तौर पे, क्योंकि हम बहुत मैनेजमेंट से रेगुलरली बात करते रहते हैं, 3 से 4 बड़े कॉर्पोरेट्स ने बड़े कैपेक्स के ऐलान किए। पहले 13,000 करोड़ का सोनीपत में मारुति ने अनाउंस किया कि कैपेक्स कर रहे हैं। टाटा मोटर्स ने तो 32,000 करोड़ की बात की है नेक्स्ट 5 ईयर्स में, स्टार्टिंग नाउ। और जस्ट 2-3 दिन पहले M&M ने अपना कैपेक्स प्लान 1/3 से बढ़ा दिया, ऑलमोस्ट 30%, और 15,000 करोड़ की बात की। और भी इस तरह के बहुत सारे हमने अर्निंग सीजन के दौर में मैनेजमेंट्स देखे जो कैपेक्स की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि 60-70% यूटिलाइजेशन पहुंच गया है, कैपेक्स स्टार्ट कर देते हैं।
2 साल में जब तक ऑनलाइन कैपेक्स आएगा हमारा यूटिलाइजेशन 95% होगा, क्योंकि आप भी अपने फंड मैनेजमेंट के दौरान बहुत सारी कंपनी से बात करते हैं। आप क्या पल्स ले रहे हैं आप कॉर्पोरेट से इस लाइन पे? देखिए, कॉर्पोरेट का कॉन्फिडेंस लेवल काफी हाई है, और कॉन्फिडेंस लेवल सीधे सीधे इसलिए बढ़ गया है कि प्रॉफिटेबिलिटी जो सब कॉर्पोरेट्स ने देखी है, एक ब्रॉड बेस्ड नेचर अर्निंग रिकवरी का देखा है, जिसमें अर्निंग्स टू जीडीपी इंडिया का 3.5% से 5.5% की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। उसमें कॉर्पोरेट कॉन्फिडेंस हाई है। ये उस समय हो रहा है जहां बैलेंस शीट अच्छी है, जहां पे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ रहा है। तो एक दो सेक्टर नहीं, काफी सारे सेक्टर्स में देख रहे हैं कि कॉर्पोरेट्स आगे आके ऑर्गेनिकली और इनऑर्गेनिकली दोनों तरफ से कैपिटल कमिटमेंट कर रहे हैं, और ये आने वाले ग्रोथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राइट फ्रॉम जॉब जनरेशन या क्रेडिट क्रिएशन, ये सब अच्छे संकेत हमको कॉर्पोरेट से मिल रहे हैं। जी, ऑल राइट। एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूंगा डॉक्टर जोशी से। डॉक्टर जोशी, हमने देखा कि क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा एलिवेटेड हैं और वो स्टिकी हैं, वो नीचे नहीं आ रहे बहुत जल्दी। लेकिन उसके अलावा एग्री कमोडिटीज़ की बात करें, कॉफ़ी, व्हीट, कॉर्न, शुगर, कॉटन, हर चीज़ के भाव लास्ट 2-3 हफ्तों में धीरे धीरे सरकते हुए नीचे आ रहे हैं। और यही हमने इंडस्ट्रियल कमोडिटीज़ में भी देखा। आपके लिड, जिंक, कॉपर 7 महीने के लो पे धीरे धीरे एल्युमिनियम, स्टील सभी नीचे आ गया। क्या ये मानना या ये उम्मीद करना एक फेयर बात होगी कि पीक ऑफ इन्फ्लेशन का प्रिंट या तो बन चुका है या एक आध महीने में बन जाएगा? देखिए, ये तो प्रिडिक्ट कर पाना, इस जो मौजूदा हालात हैं, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है कंटिन्यूअसली इवॉल्विंग, और इसमें नए नए मोड़ आते दिखाई दे रहे हैं। कल जैसे यूरोप ने रशियन क्रूड ऑयल के ऊपर कुछ पाबंदी लगाई तो उसका असर दिखाई दिया। तो ये सीधा सीधा प्रिडिक्ट कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा, पर 2-3 जो ट्रेंड्स हैं ओवरआर्चिंग, वो मैं आपको बताता हूँ। एक तो ये है कि ग्लोबल ग्रोथ में स्लो डाउन आ रहा है, तो डिमांड थोड़ा डिस्ट्रक्शन तो होगी। अब अगर सप्लाई बॉटलनेक्स या सप्लाई इश्यूज ज्यादा नहीं बढ़ते हैं, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट और ज्यादा खराब नहीं करता है सिचुएशन को, तो उस स्थिति में हमें कमोडिटीज के प्राइसेस नीचे आते हुए दिखाई देने चाहिए। पर इसमें बहुत बड़ा इफ है कि वो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है वो कैसे इवॉल्व करेगी। फंडामेंटली अगर ग्लोबल ग्रोथ स्लो हो रही है, चाइना की ग्रोथ स्लो हो रही है, तो आपकी जो डिमांड है वो भी तो कम होगी। तो उस वजह से प्राइसेस पे थोड़ा जो असर आप बता रहे हैं वो उसका भी असर है। क्रूड थोड़ा सा डिफिकल्ट है इस समय प्रिडिक्ट कर पाना, क्योंकि इशू ये है कि जो सप्लाई के सोर्सेज हैं वो बहुत लिमिटेड हैं। क्रूड में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट पिछले कई सालों से हुई नहीं है, तो थोड़ा सा भी शॉक लगता है तो प्राइसेस बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो क्रूड तो काफी वॉलेटाइल रहेगा और 100 के आसपास ही लगता है इस साल हमें देखने को मिलेगा। बाकी और कमोडिटीज में थोड़ा सा डाउनटर्न आ सकता है। और बाकी इसके साथ साथ दूसरा इशू ये है कि अभी जो सप्लाई बॉटलनेक्स दूसरे हैं जो इकोनॉमी के लिए, जैसे चिप शॉर्टेजेस और ये सब, इनमें अभी भी कंसर्न बना हुआ है। अभी ये डिमांड कम होने के बावजूद भी आई थिंक द सप्लाई शॉक जो है, डिसरप्शन जो है वो काफी ज्यादा है। आशु, मैं आपको आखिरी सवाल लेने दूंगा, क्योंकि एक प्रैक्टिशनर, एक मनी मैनेजमेंट के प्रैक्टिशनर के हिसाब से ज़रा बताएं कि क्रूड ऑयल का जो फ्यूचर प्राइस है वो स्पॉट से डिस्काउंट में चल रहा है। बाजार क्या रीड कर रहा है, स्पेशली एट ए टाइम जब नासिर साहब कहते हैं अरामको के कि स्पेयर कैपेसिटीज़ दुनिया में है ही नहीं क्रूड की, सिर्फ 2% स्पेयर कैपेसिटीज़ बाकी हैं। दूसरी तरफ मैंने एक कंपनी से बात की हाल ही में, वेल्सपन कॉर्प, जो बड़े डायमीटर के पाइप बनाते हैं ऑयल एंड गैस के लिए। वो बोल रहे हैं कि नेक्स्ट 3-4 साल में ऑयल एंड गैस में भयंकर कैपेक्स हो रहा है। तो क्या आपको लगता है कि ये सब इस डायरेक्शन में दिखा रहा है कि ये सस्टेनेबल नहीं है प्राइस? नहीं, हमारा भी जितना हमने एक्सपर्ट से बात करके समझा है, डिमांड सप्लाई सिचुएशन तो ऑयल के फेवर में है। मतलब ऑयल प्राइसेस स्टिकी रह सकते हैं, ऊपर रह सकते हैं। और ये मेरे हिसाब से इंडिया स्टोरी के पर्सपेक्टिव से ये एक सबसे बड़ा रिस्क है। इसको हम अंडरमाइन नहीं कर सकते। और इसमें एक बड़ा इफ का जो एंगल है, जो डॉक्टर जोशी ने भी बताया, जो यूक्रेन रशिया वॉर का है, तो काफी कुछ उस पर डिपेंड करेगा। बट प्योरली गोइंग बाय सप्लाई, जो अभी एग्जिस्टिंग सप्लाई है या जो इन्वेंट्री ड्रॉ डाउन हुए हैं, और एक जो बड़ा फैक्टर है कि चाइना अब रीओपन हो रहा है एक बड़े कोविड शॉक के बाद, डिमांड यहाँ से केवल बढ़ने वाली है।
सप्लाई का कंसर्न है तो ब्रॉडर जो संकेत ऑयल मार्केट से जो मिल रहे हैं एटलीस्ट शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम के लिए वो एक स्ट्रॉन्ग ऑयल मार्केट ऑयल प्राइसेस के दिख रहे हैं जो अगर वो शॉर्ट लिव्ड रहते हैं तो एक बड़ा कंसर्न नहीं है पर बट ये अगर ये सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर तक ये सिचुएशन सस्टेन करती है तो हमको अपना ऑप्टिमिज्म ओवरऑल लेवल पे थोड़ा कम डेफिनेटली करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, बहुत ही धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको दोनों को, आशु एंड डॉक्टर जोशी, हमें ये समझाने के लिए। और मैक्रो और माइक्रो का जो बैलेंस और तारतम्य बना के चलना ज़रूरी है। अगर आप इन्वेस्टर हैं, ट्रेडर हैं, आपके लिए बहुत ज़रूरी है ये सब बातें ध्यान में रखना। आज हमसे बात करने के लिए वेरी मच, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर जोशी एज वेल एज आशु भार्गव।